अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और जनाब इस लाइव सेशन में आपको कहती हूँ खुशामदीद। तकरीबन ये एज लाइव शो है जो इस वक्त आप लोग देख रहे हैं। आज तकरीबन 5 से 6 खबरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली खबर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो अच्छी खबर नहीं है, और वो ये है कि हुकूमत ने फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 53 पैसे यानी 4.5 रुपये जो हैं इसको महंगा कर दिया है। और आपको पता ही है कि हमारे जो सार्फिन हैं, जो हमारे लोग हैं, वो बेचारे इस वक्त महंगाई की चक्की में किस कदर पिस चुके हैं। और हमारे जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं नए वाले, उन्होंने ये बयान दिया है कि पिछले साल जो है महंगाई की जो शरह थी वो 38% थी, जो कि घट के अब जो 10% है वो नीचे आ गई है, तकरीबन 28% हो गई है। जबकि हकीकत में अगर देखें तो लोगों के लिए रिलीफ नाम का कोई चीज़ नज़र नहीं आती। क्योंकि ईद पे तो आप लोगों ने सुन लिया था कि नून लीग ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि जनाब वो बिजली की कीमतों में जो बिल्स की कीमतों में कमी है वो कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद किस तरह से लोगों के साथ धोखा किया गया, नीचे के लेवल पे अफसरान मिले हुए थे और लोगों के साथ उन्होंने ओवर बिलिंग की, उसके ऊपर भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन ज़रा पहले ये सुन लीजिए कि हुकूमत ने एक बार फिर शहरियों को मुश्किलात में डालते हुए जनाब हाई स्पीड डीजल फ़ी लीटर 8 रुपये 14 पैसे महंगा कर दिया है। इसके अलावा हुकूमत की तरफ से इजाफे का जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत जो है वो है जी 293 रुपये 94 पैसे, यानी 294 रुपये का पेट्रोल हो गया। जबकि डीजल की नई कीमत जो है वो 290 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। वजारत खजाना की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी ओगरा ने आलमी मार्केट में होने वाली कीमतों के रद्दो-बदल की बुनियाद पर यह सब कुछ किया है। यानी उनका कहना यह है कि आलमी सतह पर यह सब कुछ हुआ है। पहले मैंने आपको एक बुरी खबर सुनाई, फिर मैंने आपको अच्छी खबर सुनाई, अब मैं आपको फिर से एक बुरी खबर सुनाने जा रही हूँ। बुरी खबर यह है कि कच्चे के जो डाकू हैं, आपको पता है सिंध के अंदर जो आस-पास हैं, उनके ऊपर आज तक कोई भी इदारा उनको लगाम नहीं डाल सका। और जिस तरह से वो पूरे पाकिस्तान से लोगों को अगवा करते हैं, फिर उनको मारते हैं, फिर उनके वीडियोस जारी करते हैं और उनके लोगों से जो है वो उनके घर वालों से तावान वसूल करते हैं। उसके हवाले से अब एक बहुत बड़ा बयान दिया है जी हारिफ नवाज़ ने, ये ब्रिगेडियर हैं। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि अंदरूने से जो डाकू हैं उनको अराकीन असम्बली की हमायत हासिल है। ये कोई छोटा इल्ज़ाम नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जो सिंध की असम्बली के लोग हैं वो ही इन डाकुओं को यानी उनके बैकअप के तौर पे पीछे उनके मौजूद हैं। अब उन्होंने क्या कहा है ज़रा मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने एक चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साबिक वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज़ ने बताया है कि सियासी भर्तियों का खमियाजा कराची वालों को डाकुओं की शक्ल में भुगतना पड़ता है। वज़ीर दाखिला सिंध यानी कि ज़ियाउल हसन के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने कहा कि मकामी सरदार डाकुओं के साथ मिले हुए हैं। अंदरूने सिंध डाकुओं को अरकान कौमी असम्बली, एमएनएज़ और एमपीएज़ की हिमायत हासिल है। हारिस नवाज़ ने ज़िया अल-लंजार, इनका नाम है जी, उनको मशवरा दिया कि इल्ज़ाम लगाने के बजाय अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करें। और आज ही कंद कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दाखिला सिंध जो हैं उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत के दौर में कराची के अंदर बिगाड़ आया और आईजी के साथ बैठकर स्ट्रेटेजी बनाई है कि ये बिगाड़ ठीक करने में वक्त लगेगा। तो बात यह है कि कच्चे के डाकुओं को अगर एमएनएज़ या एमपीएज़ की पुश्त पनाही हासिल है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? ये तो हमारे इदारों को सोचना चाहिए। क्योंकि कराची के लोग बेचारे बेयारो मददगार हैं, वहाँ बैठे बैठे लोगों को लूट के ले जाते हैं। किसी का भी बाइक, किसी की भी फ़ोन को वो छोड़ते नहीं है, पैसे नहीं छोड़ते, बाहर लोग निकल नहीं सकते। ये कराची के हालात हैं। तो अगर जो सिंध हुकूमत है वो इसके ऊपर कोई सद्देबाब नहीं करती तो मेरे ख्याल से कि मेरी तो इल्तमास है अपने आर्मी चीफ साहब से कि फिर तुसी वेखो कुछ। क्योंकि अगर वहाँ पर रेंजर्स भी इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही तो फिर ये कोई छोटी बात नहीं है। चलिए, बहुत बुरी-बुरी खबरें तो आपके साथ शेयर कर ली हैं, अब कुछ अच्छी खबरों की तरफ चलते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में जितने भी ममालिक थे उन सब की दोस्ती पाकिस्तान के साथ ख़त्म हो गई थी। उन सब ने तकरीबन अपने ताल्लुकात को पाकिस्तान के साथ मुनक़ता कर दिया था। उसकी जो सबसे बड़ी मिसाल थी वो टर्की थी, और दूसरी जो सबसे बड़ी मिसाल थी वो थे सऊदी अरब की गवर्नमेंट। आपको याद होगा कि इमरान खान सऊदी प्रिंस के जहाज़ में बैठ के टर्की गए थे। जब जहाज़ के अंदर बैठकर उन्होंने सऊदी प्रिंस के बारे में बहुत ही ऑल-फॉल बका था, और वो खबरें जो हैं वो सऊदी प्रिंस तक पहुँच गई थीं, और सऊदी प्रिंस ने इससे पहले कि इमरान खान टर्की से वापस पाकिस्तान आते और उसी जहाज़ में आते जो सऊदी अरब का था, सऊदी प्रिंस ने उनका बायकॉट करते हुए वो जहाज़ भी वापस मंगवा लिया था। उसके बाद आपको याद होगा कश्मीर के ऊपर भी बड़े सख्त बयानात दिए थे, और बाद में पता चला था कि वो रद्द-ए-अमल जो है वो सऊदी अरब की तरफ से आ रहा है, क्योंकि सऊदी अरब इमरान खान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था।
अब जो है ये जितने भी ममालिक हैं इन सब ने वापस पाकिस्तान की तरफ अपना रुझान और अपना इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दिया है। अच्छी खबरें ये हैं कि पाकिस्तान के साथ अभी थोड़े दिन पहले मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ की सऊदी अरब में सऊदी प्रिंस के साथ, और अब फाइनली उनके जो हाई ऑफिशियल्स हैं, जो वहाँ के प्रिंस हैं, वो आ गए हैं पाकिस्तान, और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के लिए जो है वो अपनी जिसे कहते हैं कि इंटरेस्ट का इजहार किया है। पाकिस्तान के अंदर रेकोडिक के अंदर जो सऊदी अरब है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। रेकोडिक क्या है? बलूचिस्तान के अंदर जो सोने की कानें हैं। उसके अलावा सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर किन किन शोबों के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे जो वजीर ख़जाना है ऑलरेडी उनका बयान आ चुका है जिसमें उन्होंने कहा है कि महंगाई की शरह पिछले साल 38% थी जो कि अब 20% रह गई है। अब पाकिस्तान रेकोडिक माइनिंग माइनिंग यानी कि जो कानकनी करके ये जो रेकोडिक यानी गोल्ड की जो माइंस हैं वहाँ से जो ये सोना निकालते हैं, उस समेत जो दीगर शोबे हैं उनमें सऊदी अरब जो है उन्होंने कहा है कि हम सरमायाकारी करना चाहते हैं। इस हवाले से जो अहम तफसीलात सामने आई हैं उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा है कि वजारत तवानाई के सीनियर हुकाम ने दी न्यूज़ को बताया है, यानी दी न्यूज़ के ऊपर आकर इन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को ऐलान किया है कि जो सरमायाकारी है वो मुआहदों की इब्तदाई जो कार्रवाई है उसके लिए सऊदी अरब आज पाकिस्तान पहुंच चुका है। मईशत के मुख्तलिफ शोबों में पहले मरहले के अंदर $5 अरब की सरमायाकारी के लिए रोड मैप को हतमी शक्ल दे दी गई है। सऊदी अरब का तकरीबन 100 रुकनी वफ्द वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की सरबराही में आज पाकिस्तान पहुंच चुका है, और मईशत के मुख्तलिफ शोबों के अंदर जिसमें रेकोडिक तो मैंने आपको बता दिया है, साथ में वो कहते हैं कि हम ग्रेन रिफाइनरी, इसके अलावा द्यामिर भाषा डैम, ज़राअत और केपीके के टूरिज़्म जोन में पहले मरहले में $5 अरब की सरमायाकारी के लिए इब्तदाई कार्रवाई और रोड मैप को हतमी शक्ल देंगे। अगर टूरिज़्म के ऊपर भी वो इन्वेस्ट करते हैं तो मेरा ख्याल है कि इससे बढ़ के कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि कल मैं केपीके के अंदर ही थी, वहाँ से फिर आगे मैं कश्मीर चली गई, और आप यकीन करें कि इतना कचरा, इतना कूड़ा कि अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत बनाया वो, और वहाँ पे कोई सफाई सुथराई का इंतज़ाम नहीं है। पहाड़ के वो ऊपर जो बस्ती रह रही है वो ऊपर से जो है ना कचरा फेंकते हैं और वो डायरेक्ट नीचे दरियाओं के अंदर आकर गिरता है। और जो सयाह हैं जो वहाँ पर पानी देखने के लिए या नेचर देखने के लिए या वेदर देखने के लिए जाते हैं, जो उसे महसूस होने के लिए जाते हैं, उन बेचारों की वो हालत होती है। मेरे जैसे बंदे की तो वहाँ पे वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मुझसे गंदगी बर्दाश्त नहीं होती। तो अगर ये इसके अंदर कर रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा आपको बता दूं कि सऊदी वली अहद जो हैं बिन सलमान, उनके दौरे के दौरान दोनों फ्रीकैन के हुकाम जो हैं वो सरमायाकारी के मुआहदों को अब फाइनली हतमी शक्ल देके जाएंगे, और मई के पहले या दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आने का भी उनका इम्कान है सऊदी वली अहद का। और वजारत तवानाई के सीनियर हुकाम नून के मुताबिक जो है रेकोडिक माइनिंग में सऊदी अरब से $1 अरब की सरमायाकारी का इम्कान है, और नजर सानी शुदा जो ऑलरेडी उनके मुआहदे थे उसके तहत 50% शेयर्स जो हैं वो कैनेडियन कंपनी बैरेक गोल्ड कॉरपोरेशन के पास हैं, जबकि चिली के एंटोफागाट्सा, ये नाम अगर मैं सही ले रही हूँ, उनके जो वफाकी हुकूमत के 3 इदारों के अंदर जो है, जिसमें एक आता है ऑयल एंड गैस, दूसरा है डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, और तीसरा है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और गवर्नमेंट होल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, इनकी तरफ से ये सब जमा करवाए गए हैं। और $900 मिलियन के इवज़ जो है ये मंसूबे से अब बाहर हो गई है कंपनी, और इन इदारों का प्रोजेक्ट में 25% हिस्सा है, जबकि बलूचिस्तान के पास जो है वो इसके बाकी के शेयर्स हैं, और इनमें से 15% मुकम्मल तौर पे फ़ंड की बुनियाद पे और 10% जो है वो फ्री कैरेटेड की बुनियाद पे सूबा बलूचिस्तान की मलकियत ही रहेंगे। और अच्छी बात यह है, खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर भी इन्वेस्टमेंट जो है वो अब बढ़ेगी। दूसरी तरफ आपको ये बयान सुनवाना चाहती हूँ, ये ज़रा सुनिएगा कि मोहसिन नकवी ने किस तरह से भांडा फोड़ा है कि किस तरह से लोगों को ओवर बिलिंग की गई है। ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। पकड़ी ली है कि 83 करोड़ यूनिट 83 करोड़ यूनिट ओवर बिल हुए हैं लेस्को में। 83 करोड़ यूनिट ये जो लास्ट ईयर में जो इन्होंने किया, ठीक है, 83 करोड़ यूनिट, और एग्जैक्टली 35.28 मिलियन यूनिट हैं जो ओवर बिल किए गए। और जुल्म इस बात का है कि डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफिसेज में ये बिल कर देते थे, और ये इंडस्ट्री को बिल कर देते थे, और तो और
जो सबसे अफसोसनाक बात है वो ये कि जो 300 यूनिट वाला आम गरीब आदमी है उसको भी ओवर बिल किया हुआ है। उसकी भी एविडेंस, जो अभी एक्सियन अरेस्ट हुआ है, वो उन 300 यूनिट वालों को ओवर बिल करता था। आप सोचें कि जिसका बेचारे का अपना खर्चा घर का नहीं चलता, उसको ओवर बिल करके उसके साथ ज्यादती करना। तो ये कैंपेन किसी सूरत नहीं रुकेगी अनटिल अनलेस ये ओवर बिलिंग बंद ना हो। यानी कि आप अंदाज़ा करें कि जो बंदा 300 यूनिट इस्तेमाल कर रहा था, उसको भी ओवर बिलिंग की गई है। तो लोग बेचारे क्या करें? अगर हुकूमत ऐलान कर भी देती है कि हम बिजली के अंदर, कीमतों के अंदर जो है वो बिल्स के अंदर रिलीफ दे रहे हैं, तो नीचे के जो लेवल के एक्सियंस हैं या जो ये सारे अफसरान हैं, ये मिले होते हैं। अगर इसके ऊपर आवाज़ उठाई है मोहसिन नकवी ने, तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर वो इसका सद्देबाब नहीं करते, तो फिर बात शिकायत की है। हाँ, अलबत्ता उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि पिछले दिनों में उनकी मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ के साथ, और उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ ने भी इस बारे में उनको यकीन दहानी करवाई है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग ओवर बिलिंग वालों के खिलाफ जो है वो बाकायदा तौर पे क्रैकडाउन करेंगे, और लोगों को जो है अगर रिलीफ मिलता है तो इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। अब ये जो खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये तो गुज़श्ता रोज़ की है, लेकिन ये मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी थी, और ये सबसे बड़ी खबर थी। और ख़बर ये है कि जो आदिल बाजा नामी शख्स था, ये जो बाहर बैठकर पाकिस्तानी इदारों की हर्जा-सराई किया करता था, ये जो बदतमीज़ियाँ किया करता था, ये पाकिस्तान के बारे में बाकायदा तौर पे बराह रास्त पीटीआई से इंस्ट्रक्शंस लेके 9 मई वाले दिन लोगों को गाइड करता रहा। ये वो शख्स है जो लाइव सेशंस करता था, जो जूम सेशंस के अंदर लोगों को बुलाता था। ये वही शख्स है जिसने 9 मई वाले दिन और उससे पहले कुछ ऐसे सेशंस किए थे जिसमें इसने लोगों को, जितने भी हमारे आर्मी की तनसीबात थी, हमारे इदारों की तनसीबात थी, उनके ठिकानों का बताया था, उनके एड्रेस बताए थे, उनके घरों के नंबर तक बताए थे, यहाँ तक कि कोर कमांडर हाउस में पहुँचने का रास्ता भी इसने उस दिन दिखाया था। और आपको मज़ेदार बात ये बताऊं कि अब ये शख्स जो है, ये लंदन के अंदर बैठकर ये सारी बकवासियात करता था, और इसको लगता था कि मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। इसको लगता था कि मैं तो लंदन का शहरी हूँ, मुझे कौन पूछने वाला है। दूसरा, इसको जमाइमा की पुश्तपनाही हासिल थी। लेकिन आपको पता है कि हमारे इदारों ने इसके ऊपर केस किया हुआ था। आपको याद होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले इसको लंदन पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, लेकिन उसके बाद इसको छोड़ दिया गया था, इसको अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन ये शख्स बिल्कुल भी बाज नहीं आया था। और फाइनली इसने जनाब क्या किया कि ये इदारों के खिलाफ उसी तरह से हर्जा सराई करता रहा, पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स के बारे में झूठ बोलता रहा, और लोगों के दिमागों को गंदा करता रहा। खासतौर पे पीटीआई के जो सपोर्टर्स थे, उनके दिमागों को इसने बहुत आलूदा किया। इसके ऊपर जो केस हुआ था, अब फाइनली ये केस हार चुका है। अपनी झूठी खबरों को ये वहां पर साबित नहीं कर सका है, और 10,000 पाउंड जुर्माना इसके ऊपर आयद जो है वो कर दिया गया है। आपको बता देती हूँ तफसीलात क्या है। ये रिटायर्ड मेजर था और इसका कोर्ट मार्शल भी हो चुका हुआ है, आपको पता है, और बरतानवी अदालत में हद तक की इज्जत से मुतल्लिक मुकदमा ये हार चुका है, जिसके बाद इसके ऊपर 10,000 पाउंड का जुर्माना किया गया है। मेरी इतलात के अकॉर्डिंगली मेरी हुदहुद ने मुझे ये बताया कि इसने पीटीआई के बहुत सारे ऑफिशियल्स को राब्ता किया, और इसने उनको कहा कि आप लोग बराए मेहरबानी अब ये पैसा मुझे दें, क्योंकि आप लोग मुझे ये कंटेंट बना के कहते थे कि दो, मैं ये कंटेंट बनाता था, अब ये पैसे भी आप लोग अदा करें। जिसके बाद पीटीआई के बहुत सारे लोगों ने इससे मुंह मोड़ लिया। उसके बाद मेरी हुदहुद ने बताया कि इसने राब्ता किया जमाइमा से, और इसने जमाइमा को बाकायदा तौर पे ये भी कहा कि अगर आपने ये पैसा मुझे अदा ना किया तो फिर मैं आपका जितना भी आज तक की कॉन्वर्जेशन है, जितनी भी आप मुझे इंस्ट्रक्शंस देती थी, वो सारी की सारी लोगों के सामने खोल दूंगा। लेकिन हुआ क्या कि जमाइमा के जो हाथ हैं, आपको पता है वो कितने लंबे हैं। हमारी आईएसआई तो बंदे को वैसे भी अगर किसी को मारती भी है ना, उसकी लाश तो सामने ले आती है। वो जिन एजेंसियों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं ना, वो जिस केमिकल में डालते हैं उधर ही बंदा पिघला के मार देते हैं, बाहर नहीं बंदा निकालते। तो उसने, जमाइमा ने भी इसको आंखें दिखाई। जमाइमा ने कहा कि अब मुझसे पैसे मांगने मत आना, क्योंकि वो तमाम लोग अब बेरोज़गार हो चुके हैं जो एवन फील्ड के बाहर जाकर गंदे गंदे नारे लगाया करते थे। उनमें से वो एक आशी नाम की कोई खातून है, वो अब डांसेस करके शादियों के अंदर जो अपना गुजारा कर रही है। वो एक लड़का शायान था, वो आइसक्रीम पार्लर के अंदर काम कर रहा है, और एक खातून तो बाकायदा तौर पे पकड़ी गई है जो कि कबाब चोरी कर रही थी, जो एवन फील्ड के बाहर गंदी गंदी गालियाँ निकालती थी। अब आदिल बाजा जो था, ये चाहकर भी जमाइमा के खिलाफ नहीं बोल पा रहा था। तो अब इसने क्या किया, इसने हमारे जो जनरल हैं राशिद नसीर, उनसे रब्ता करवाया। रब्ता कैसे किया, इसने बीच में कुछ मीडिएशन इस्तेमाल की, क्योंकि आपको पता है कि रिटायर्ड मेजर है तो इसके आर्मी के अंदर कुछ कॉन्टैक्ट्स तो हैं। इसने उनसे रब्ता करके उनको कहा कि अल्लाह के नाम पे और अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दें, मेरे पास ये 10,000 पाउंड नहीं है,
मैं यूट्यूब करके अपना गुजारा करता था, मैं आजकल बेरोज़गार हूँ, पीटीआई ने मेरे ऊपर से मेरे सर से हाथ उठा लिया है, तो आप बराए मेहरबानी मुझे माफ़ कर दें। और मेरी हुदहुद ने मुझे ये बताया है कि जो जनरल है हमारे राशिद नसीर साहब, उन्होंने आगे से जवाब दिया कि अगर मामला मेरी ज़ात का होता तो मैं आपको कब का माफ़ कर चुका होता, लेकिन मामला पाकिस्तान का है, क्योंकि आपने पाकिस्तानी इदारों के बारे में इतना गंद बका है, अपने ही लोगों को इतना आलूदा किया है, और आपका कोर्ट मार्शल भी हो चुका है, तो उसके बाद मुआफ़ी जो है वो नहीं बनती। लिहाजा हमारी तरफ से आपको साफ साफ जवाब है। तो आदिल बाजा जो है, इसने अपने खिलाफ जो है हत्या की इज़्ज़त के मुकदमे को खारिज करने की दरख्वास्त के दिफा में भी ये नाकाम रहा, और बरतानवी अदालत ने फ़रीक़ैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद अपना फ़ैसला सुनाया, और अपना फ़ैसला सुनाते हुए आदिल बाजा के ऊपर 10,000 पाउंड का जुर्माना करने की बात की, जब मुझे पता चला है कि वहाँ पर ये बेहोश होता होता रह गया था। बरतानवी अदालत ने आदिल बाजा को हुक्म दिया कि वो ब्रिगेडियर रिटायर्ड यानी कि राशिद नसीर को, मैं जनरल कह रही थी, ब्रिगेडियर रिटायर हैं जी, उनको हुक्म इम्तना और सिक्योरिटी अखराजात की मद में 10,000 पाउंड अदा करें। और अदालत ने ये करार दिया कि आदिल बाजा ने रिटायर्ड जो राशिद नसीर हैं ब्रिगेडियर, उनकी अपनी फेसबुक, एक्स और यूट्यूब के ऊपर जारी पब्लिकेशंस के अंदर हत्या की, और उनका नाम ले लेके डायरेक्ट ये जो है ना वो इदारों के ख़िलाफ़ बातें करता रहा, और अब फाइनली ये उनके पैरों में जा गिरा है और उनसे माफ़िया मांग रहा है, और माफ़ी जो है वो अब इसको नहीं मिलने वाली। तो जनाब, अब इस बात के बाद उस्मा बुखारी का भी एक बयान आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम एक ऐसा कानून ला रहे हैं कि जितने भी सहाफ़ी गलत और जाली और झूठी खबरें जिसके ऊपर वो पैसा कमाते हैं और यूट्यूब के ऊपर आकर सनसनी क्रिएट करते हैं, उन सब को हम लोग कटहरे में लाएंगे। तो उसके बाद सबकी जो है ना वो बैंड बजी हुई है, परेशान है, तनकीद भी कर रहे हैं, बाज भी नहीं आ रहे। तो अच्छी बात यह है कि जल्द अज जल्द ये कानून आए, ताकि सब लोगों को पता हो कि हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, हमने अपने मुंह से क्या बकना है और क्या नहीं बकना है। तो जनाब, ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की, आई कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि जितनी भी आज की अच्छी खबरें मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, और जितनी भी आज की बुरी खबरें आपके साथ शेयर की हैं उसके बारे में आपकी क्या तजवीज़ है। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ ही तजवीज़ जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।